हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ फिजिक्स के इस डिजिटल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज हम जिस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं वो एक्चुअली में दो चैप्टर का मर्ज है। यस, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड जिन दो चैप्टर का इसमें मर्ज पार्ट है दैट इज इलास्टिसिटी एंड फ्रिक्शन इन सॉलिड्स। ओके, तो इलास्टिसिटी की पहले बात करते हैं इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड देन लेटर ऑन विल स्विच ओवर टू फ्रिक्शन का पार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन। गाइस, इलास्टिसिटी बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से कोई भी बॉडी अपना शेप, साइज और डायमेंशन रीगेन कर सकता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि बॉडी डिस्प्लेस नहीं होता, इंस्टेड अपना शेप, साइज और डायमेंशन चेंज कर लेता है बिकॉज ऑफ अ बैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट्स बॉडी। यानी अगर किसी बॉडी पे मैंने ऐसे फोर्स दिया कि वो बैलेंस है, यानी वो बॉडी मूव नहीं कर सकता, बट उसका शेप या तो साइज या तो डायमेंशन कुछ तो चेंज हो जाए, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। और उसी के अगेंस्ट काम करता है बॉडी के अंदर से आने वाला फोर्स, जो उसे हेल्प करता है अपने शेप, साइज और डायमेंशन को रीस्टोर करने का। इसलिए उस अंदर के फोर्स का नाम है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। यानी वो मटेरियल हम बोल सकते हैं कि इलास्टिक है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है। ओके गाइस, सो इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से अ बॉडी कैन रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड डायमेंशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अगेंस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स। आर वी क्लियर? अब किसी भी पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स को मेजर करना मतलब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को मेजर करेंगे, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, क्योंकि जितना तुम डिफॉर्मिंग फोर्स दोगे उतना ही इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। ठीक है, अब गाइस, इसके आगे हमें ये जाने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस, स्ट्रेस क्या होता है? इट इज नथिंग बट इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यस, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सेकेंड, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और लास्ट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ऐसा कांस्टेंट है जो हुक्स लॉ की मदद से हमें मिला है। हुक्स लॉ सेज अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यस, जितना तुम स्ट्रेस दोगे उतना स्ट्रेन मिलेगा, बट अंडर इलास्टिक लिमिट। नाउ व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट यू कैन से इट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन विथस्टैंड जस्ट बिफोर लूजिंग इट्स इलास्टिसिटी। यानी अपनी इलास्टिसिटी डिस्ट्रॉय या गायब होने के पहले जितना बॉडी एक स्ट्रेस झेल सकता है, द मैक्सिमम स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। सो बेसिकली अगर बोलो इलास्टिक लिमिट का यूनिट क्या होगा, इट विल बी सेम एज स्ट्रेस, डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है, अब अगर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विल बी अ कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट का नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। Yes, modulus of elasticity is nothing but the ratio of stress to strain. ठीक है, अब हम इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी को, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को अप्लाई करने वाले हैं अलग अलग डायमेंशंस के लिए। तो पहला डायमेंशन होगा लेंथ। यस, लेंथ के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो व्हेन यू अप्लाई on a rod a force which changes its length, either it extends or it compresses, मतलब हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्रॉस सेक्शन पे करेंगे। ठीक है, यानी स्ट्रेस यहाँ पे होगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और उसका फॉर्मूला होगा द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे स्ट्रेन भी हो जाएगा, इसका मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और उसका फॉर्मूला होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बिकॉज द डायमेंशन विथ विच वी आर डीलिंग ओवर हियर इज नथिंग बट द लेंथ। ओके, अब इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो तुम्हें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा जो थॉमस यंग ने फाइंड आउट किया था, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
यानी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज योर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इसका फॉर्मूला बन जाता है FL/AX, कैपिटल F कैपिटल L अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल x, and that is equal to capital Y. Capital Y stands for Young's modulus, capital F stands for force applied, capital L stands for length of the rod, capital A stands for area of cross section of the rod, and X stands for the extension or elongation or basically the change in length. Okay guys, अब ये जो सारे पैरामीटर है इसमें हमने ये अजम्पशन किया हुआ है कि जब हम रॉड को खींचेंगे तो उसका लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई असर नहीं होगा. दैट इज अवर अजम्पशन. Okay, practically that does not happen because when the length increases the area of cross section will decrease practically. तो वो हम आगे जाके पॉइजन्स रेशियो नाम के टर्म में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस जब भी हम अप्लाई करेंगे वी आर गोइंग टू अज्यूम देयर इज नो चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, सो नाउ वी गो फॉर द सेकंड डायमेंशन दैट इज वॉल्यूम. यस, अगर हमने एक स्पीयर लिया और उस स्पीयर पे हर डायरेक्शन में से फोर्स दिया उसे कंप्रेस करने के लिए, आई कैन से वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन बल्क. यस, और इसीलिए इसके स्ट्रेस और स्ट्रेन को, इवन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम यूज करते हैं वर्ड बल्क. यानी हमारे पास होगा बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेन और बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, अब पहले तो बल्क स्ट्रेस क्या होगा गाइस? बल्क स्ट्रेस में हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो एरिया होगा वो सरफेस एरिया होगा. सो इट विल बी द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट सरफेस एरिया. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी हम पूरे सरफेस एरिया पे फोर्स देते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर. पर यहाँ पे ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा था बॉडी पे, उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा प्रेशर दिया. बेसिकली दिस बिकम्स अ चेंज इन प्रेशर, यानी बल्क स्ट्रेस होगा DP, चेंज इन प्रेशर. इसी तरह से बल्क स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. सो दैट इज गोइंग टू बी DV अपॉन V. यस, DV इज चेंज इन वॉल्यूम, V इज वॉल्यूम. एंड इन दोनों का रेशियो होगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा VdP/dV. यस, V इज वॉल्यूम इंटू DP इज चेंज इन प्रेशर अपॉन DV इज चेंज इन वॉल्यूम. अब गाइस यहाँ पे ना जब हम थियोरेटिकली इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो देयर इज अ माइनस साइन, यानी बल्क मॉड्यूलस इज थियोरेटिकली माइनस VdP/d. दैट्स द एक्चुअल फॉर्मूला. तो वो माइनस साइन क्यों आता है? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, सो DP इज पॉजिटिव, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मतलब DV इज नेगेटिव. और अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं, रिलीज करते हैं, तो जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है. यानी अगर DP पॉजिटिव होगा तो DV नेगेटिव होगा, अगर DP नेगेटिव होगा तो DV पॉजिटिव होगा. यानी इन दोनों में से एक फिजिकल क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहेगा, और इन दोनों का रेशियो से ही बल्क मॉड्यूलस बनता है, which means the ratio will always be negative. And this is only theoretical. Practically या numericals में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन लिखते वक्त या करते वक्त इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज कर लेते हैं, so we don't have to use that minus sign over there. Okay, so that's your bulk modulus. अब bulk modulus का reciprocal जो होता है वो भी हम यूज करते हैं as the word compressibility. Yes, compressibility. What does this mean? It is nothing but the reciprocal of bulk modulus. अब bulk modulus जितना ज़्यादा होगा किसी बॉडी को कंप्रेस करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. Remember this, okay? bulk modulus जितना ज़्यादा होगा किसी बॉडी को कंप्रेस करना उतना डिफिकल्ट होगा. I hope you get that point. Great. Now we go for the last dimension, that is shape. तो अगर इमेजिन करते हैं कि एक ब्लॉक को हमने एक सरफेस पे रखा है और उस सरफेस पे रखते वक्त उस ब्लॉक के बेस को चिपका दिया है, सो दैट ब्लॉक कैन नॉट मूव. नाउ वी अप्लाई अ टेंजेंशियल फोर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड द टेंजेंशियल मतलब जो भी सरफेस है ब्लॉक का उसी सरफेस से पैरेलल हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो जब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो ब्लॉक के वर्टिकल वॉल्स थे वो अब फोर्स की वजह से इंक्लाइन हो जाएंगे, यानी जो साइड में से रेक्टेंगल दिख रहा था अब वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी एक तरह से शेप में चेंज हो गया. ओके, तो अब यहाँ पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की हम बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, और उसी के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो हम बात करेंगे उसका नाम होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, तो पहले बात करते हैं शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस में वी विल से फोर्स अपॉन एरिया ऑफ कोर्स,
द एरिया विल बी द एरिया ऑफ द बेस जो फिक्स किया हुआ है। क्योंकि वो फिक्स है इसीलिए इस फोर्स के ऑपोजिट सरफेस एक फोर्स दे रहा है और वो दोनों फोर्स मिला के आई कैन से द बॉडी इज गेटिंग रोटेटेड बाय सर्टेन। ओके, तो वो जो एंगल में टर्न आ रहा है दैट इज द रीजन ऑफ द टू फोर्सेज अप्लाइड, वन इज अप्लाइड बाय अस and the second is applied by the ground because the body is fixed at the ground. So now we can say shear strain जो है that is actually change in shape upon original shape, but practically इसे calculate करने के लिए हम ये formula use नहीं कर सकते। तो what we have is nothing but the angle by which it is turning that becomes your shear strain. Yes, the theta becomes your shear strain. तो तुम theta भी उसे बोल सकते हो, tan theta भी बोल सकते हो, या फिर जितना वो लैटरली डिस्प्लेस हुआ अपॉन द वर्टिकल हाइट ओरिजिनल कितना था, यानी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द ओरिजिनल हाइट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज टैन थीटा एंड दैट कैन बी टेकन एज थीटा। सो शियर स्ट्रेन के तीन फॉर्मूला बन जाते हैं, थीटा, टैन थीटा एंड एक्स अपॉन एच, वेयर एक्स इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, एच इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द पॉइंट। अभी क्लियर? अब इन्हीं दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमें मिलता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के भी तीन फॉर्मूला बन जाते हैं, एफ अपॉन ए थीटा, एफ अपॉन ए टैन थीटा एंड एफ एच अपॉन ए एक्स। ओके, सो ये हो गया तुम्हारे तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस फॉर लेंथ, बल्क मॉड्यूलस फॉर वॉल्यूम एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द शेप। अब अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मटेरियल की बात करें, कैन आई से ऑल थ्री मटेरियल्स विल हैव वॉल्यूम, चाहे लेंथ हो या ना हो, चाहे शेप हो ना हो, बट तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के पास वॉल्यूम तो होता ही है। एंड दैट मीन्स तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के पास बल्क मॉड्यूलस होता ही है। बट यस, सॉलिड इज द ओनली मटेरियल विच हैव लेंथ, विच हैव वॉल्यूम एंड द शेप। दैट मीन्स ओनली द सॉलिड मटेरियल विल possess all the three modulus of elasticity. You can say the liquid and the gases do not possess Young's modulus or the modulus of rigidity. Okay, are we clear with this? Very good. अब हम आगे बढ़ते हैं towards Poisson's ratio. So let's go for it. So guys, now we go ahead for the Poisson's ratio. अब Poisson's ratio क्या है? It's nothing but the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. Yes, lateral strain यानी the change in radius or diameter per unit original radius or diameter, and longitudinal strain we already know it's change in length upon original length. Basically it deals with कि जो हमने assumption किया था Young's modulus अप्लाई करते वक्त, that when we extend the rod the area of cross section remains constant. Practically it doesn't, and that is the reason we make a clearance over here that the sigma Poisson's ratio gives us a relation between the longitudinal relation, the strain, and the lateral strain, यानी radius या diameter में क्या change आएगा because of the longitudinal strain. Remember, delta r by r यानी radius का strain बोलो या delta d by d यानी diameter का strain बोलो, दोनों ही value wise same होंगे. Please remember that. Okay? So you can say the lateral strain is the change in radius upon original radius and longitudinal strain is change in length upon original length. यहाँ पे भी फॉर्मूला में माइनस साइन आएगा बिकॉज अगर हमने लेंथ इंक्रीज किया तो रेडियस डेफिनेटली डिक्रीज होगा, और अगर हमने लेंथ डिक्रीज किया तो रेडियस डेफिनेटली इंक्रीज होगा. दैट इज द रीजन वन ऑफ द टू विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड सो द रेशियो विल ऑलवेज बी नेगेटिव. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द बिहेवियर ऑफ वायर अंडर लोड. गाइस, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें जहाँ पे एक्स एक्सिस में स्ट्रेन हो और वाई एक्सिस में स्ट्रेस हो तो क्या होगा, सोचो. एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. सो गाइस, आई होप तुमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ इमेजिन किया होगा, एंड दैट इज स्ट्रेन ऑन द वाई एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेस ऑन द वाई एक्सिस. Initially, the line starts from origin, you can say, and goes like a straight line passing through origin till you can say elastic limit. यानी जब तक स्ट्रेस बढ़ते जाएगा स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा, बट सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक. अब जैसे ही तुम इलास्टिक लिमिट क्रॉस करोगे यू कैन सी द कर्व इन द बिहेवियर ऑफ द वायर. यानी स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन भी बढ़ेगा, बट दे विल नॉट बी फॉलोइंग अ लीनियर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. After that, you will find that the line goes almost horizontal, where we can say
द स्ट्रेन इंक्रीजेस विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। ये पॉइंट जो शुरू होता है दैट इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट। ओके, द पॉइंट वेयर यू कैन से द वायर स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ फ्लूइड। आई कैन से फ्लूइड क्यों? बिकॉज बिना स्ट्रेस इंक्रीज किए, बिना फोर्स अप्लाई किए उसमें चेंज दिखाई देता है। दैट हैपन्स जनरली विद फ्लूइड, विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ फोर्स और विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी कैन फाइंड द चेंज इन द फ्लूइड। दैट इज द रीजन वी से द वायर बिहेव्स लाइक अ फ्लूइड ओवर हियर। अब उसके बाद जब हम इंक्रीज करते जाते हैं स्ट्रेस को, वी रीच अ पॉइंट नोन एज मैक्सिमम स्ट्रेस और द ब्रेकिंग स्ट्रेस अ बॉडी कैन विथस्टैंड। Breaking stress is nothing but the maximum stress a body can withstand just before breaking. जिसके beyond अगर हम जाते हैं तो पक्का will find a breaking point, जहाँ पे we can say the wire will have the thinnest connection at some point, which we can call it as constriction or nick, जहाँ से wire break हो जाएगा। Okay, so इसके बाद आएगा breaking point. That means we have elastic limit का point, yield point, we have breaking stress का breaking stress का point and breaking point वाला point। ये चार के अलावा जैसे तुमने इलास्टिक लिमिट क्रॉस किया, अगर उसके बियॉन्ड जाके तुम कभी भी अगर स्ट्रेस को कम करते हो, यू कैन नॉट कम बैक टू ओरिजिन, मतलब स्ट्रेन कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। It will definitely come as a straight line back, but it will always have a permanent deformation once you cross the elastic limit. Okay guys, so that is called as permanent deformation or permanent set. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेन एनर्जी की तरफ। स्ट्रेन एनर्जी में बेसिकली वी कैन से whenever we apply the force, the deforming force, it's against the internal restoring force. So when we are displacing the body, we are actually displacing it against the internal restoring force. That's why we can say the work done is always forced into the elongation, right? But when we practically apply the formula, we get nothing but half into force into extension. Okay, इसका पूरा डेरिवेशन है। राइट नाउ वी डोंट वरी अबाउट द डेरिवेशन, राइट नाउ वी वरी अबाउट द एंटायर formula pattern and the important points. Okay, yes, so half into force into extension becomes your strain energy, which is stored in the body when you extend or elongate a body against the internal restoring force. अब डेफिनेटली तुम फोर्स को y a x by l भी लिख सकते हो, जिससे तुम्हारा फॉर्मूला बन सकता है y a x square by 2l. Correct? Then apart from this we can also have strain energy per unit volume. When I say per unit volume, यानी जो हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन हमें मिला था उसे हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यानी पूरी एनर्जी जो है वॉल्यूम में स्टोर होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये क्वेश्चन है। तो पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन आई से, आई कैन राइट वॉल्यूम एज एरिया इंटू लेंथ। अब फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा स्ट्रेन, यानी हमारा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब तुम स्ट्रेस और स्ट्रेन को y के टर्म्स में भी ला सकते हो, तो उसमें फॉर्मूला बन सकता है हमारे पास वैरायटी के फॉर्म में, दैट हाफ इंटू आई कैन से y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर और हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, सो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन या फिर हाफ इंटू स्ट्रेन स्क्वायर अपॉन y और हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर एंड हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y। तो ये वेरिएशंस फॉर्मूला के हैं जो हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं। अब गाइस इस चैप्टर में इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनकी लिस्ट मैं इसके बाद प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ हैव अ गुड लुक एट द फॉर्मूलाज एंड इफ पॉसिबल राइट देम ऑल डाउन so that you can use them in the MCQs, in the numericals, in the exam. Okay, so now let's go ahead with the formulas. Have a look. सो गाइज नाउ आई होप सारे फॉर्मूलाज भी तुमने गो थ्रू कर लिए हैं, तो अब हम सेकेंड चैप्टर की तरफ
बढ़ते हैं. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज फ्रिक्शन इन सॉलिड्स. ओके, तो फ्रिक्शन सबसे पहले तो है क्या? यू कैन से फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. यानी जब दो सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट होंगे और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा या रिलेटिव मोशन का अटेम्प्ट होगा, तभी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा. अब ये फ्रिक्शन फोर्स होता क्यों है? देयर आर टू रीजंस फॉर दैट. फर्स्ट इज इरेगुलरिटीज इन द सर्फेस. When I say the two surfaces are in contact, they might not be completely plane surface. There is an irregularity between them. तो जब वो एक दूसरे के ऊपर रब करेगा या relative motion दिखाएगा, there will be the irregularities which is getting locked up in between each other. Because of which we have to apply the force against that locking. So that locking contributes to friction force. Apart from this, when the two surfaces are in contact, obviously there is either a cohesive force between them if they are of two same materials, and there can be an adhesive force of attraction between them if they are of different materials. Either case, the forces are of attraction. So when I want to make the body move with each other, I can say relative to each other, then I have to overcome that force of cohesion or force of adhesion. In general, it's generally adhesion, okay, because we generally prefer to use different materials. So when we say there is a surface adhesion, that also contributes to friction. ठीक है. अब फ्रिक्शन की कुछ खास बातें भी है जो हमें पता होनी चाहिए. सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. यानी वो अपना मैग्नीट्यूड और अपना डायरेक्शन सेल्फ एडजस्ट करता है. डिपेंड करता है कि तुम कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स और किस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो, उस हिसाब से फ्रिक्शन अपना फोर्स देगा. ओके, सो इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सेकेंड, फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सर्फेस. यानी जो भी सरफेस होगा जिसके ऊपर दूसरा सरफेस रब कर रहा होगा, उसी के ऊपर टेंजेंशियली एक्ट करेगा. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल. थर्ड, फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. यस, ये इसलिए क्योंकि जब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, तो बिकॉज ऑफ दैट इफ द फ्रिक्शन इज वेरी हाई, आई कैन से देयर कैन बी अ चांस दैट द इलेक्ट्रॉन्स माइट गेट एक्सचेंज बिटवीन द टू बॉडीज. And that if the number of electrons are very high, then it might lead to generation of electromagnetic waves. And that's the reason we call the friction as a electromagnetic in nature. Okay? तो ये सारे फ्रिक्शन को समझने के बाद, साथ प्रॉपर्टीज समझने के बाद, we also need to understand the types of friction. There are basically three types: static friction, kinetic friction, and rolling friction. स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है कि जब दो बॉडीज जो कांटेक्ट में हैं वो अभी रेस्ट पे है और रिलेटिव मोशन जस्ट होने वाला है या जस्ट बिगिन हो चुका है. इन दैट सिनेरियो वी से द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन वो होगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे ऑलरेडी स्लाइड कर रहा हो. So when one body slides over another body, we can say the friction acting between them is the kinetic friction, या फिर दूसरा नाम sliding friction, या फिर दूसरा नाम dynamic friction. So तीन नाम है, please remember that. अब इसके जगह पे we can have a rolling friction. Rolling friction is when one body rolls over the another. Rolling friction में प्रॉब्लम ये है कि हर बार point of contact change होते जा रहा है. Because of that, the friction is minimum. And the same time, the static friction will be maximum because it gets the maximum time to make contact or to make bonds between the two surfaces, जिन्हें break करना काफ़ी ज़्यादा difficult होगा. So you can say the static friction is the maximum and the rolling friction is the minimum. So obviously the kinetic friction lies between some static and rolling. Okay? अब तुम्हारे सिलेबस में न्यूमेरिकल से MCQs के हिसाब से rolling friction है ही नहीं. So you do not have to worry about that right now. Okay? So now we concentrate only on static and kinetic friction. अब static और kinetic friction में you have to understand that the friction force in both the cases is directly proportional to normal reaction. यानी जितना ज़्यादा normal reaction होगा उतना ज़्यादा friction force होगा. That is very 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 important. So when you remove that proportionality sign, you get a constant. उस constant का नाम होगा coefficient of friction. So in case of static friction, I can say the friction force which is proportional to the normal reaction is actually the maximum friction force between the two surfaces in contact when they are at rest. Yes, that's the maximum force because मैंने कहा था friction is self-adjusting. तो static friction अपनी value magnitude wise भी और direction wise भी change कर सकता है depending on what force you apply to it. Okay? So कैसे चेंज कर सकता है, we learn about that. But yes, that's why the static case के लिए we can say the friction का maximum value is directly proportional to the normal reaction.
ठीक है. एंड व्हेन यू राइट द फॉर्मूला यू कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, द मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी चेंज, ओनली द डायरेक्शन कैन बी चेंज. सो इन दैट सिनेरियो वी से द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन. सो प्लीज रिमेंबर, स्टैटिक फ्रिक्शन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकता है, पर काइनेटिक फ्रिक्शन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता है. ओके, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता है मतलब जो भी वैल्यू है म्यू एन की जो भी होगी फॉर अ गिवन केस इट विल बी सेम. बट फॉर स्टैटिक म्यू एन से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, बट हर बार मैक्सिमम वैल्यू ही लगेगी ये जरूरी नहीं है. Okay, at the same time kinetic friction also is independent of the velocity of the body provided the velocity is neither too large nor too small. Okay, और दोनों ही फ्रिक्शन के जो कोएफिशिएंट है वो डिपेंड करते हैं बिटवीन द मटेरियल ऑफ द सर्फेसेस इन कांटेक्ट, टेम्परेचर एट दैट मोमेंट, एट द सेम टाइम इम्प्योरिटीज इन्वॉल्व इन द मटेरियल. ओके, सो ये सारी चीजें हमें अच्छे से याद रखनी है. अब फ्रिक्शन फोर्स के अंदर या फ्रिक्शन चैप्टर के पार्ट के अंदर यू कैन से द मैक्सिमम सम्स ऑलमोस्ट ऑल द सम्स विल हैव अ डायग्राम इन्वॉल्व इन इट व्हिच इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम, FBD. अब उसे ड्रॉ कैसे करना है ये चीज तुम्हें अच्छे से समझनी है. ओके, सो लेट्स गो फॉर दैट पार्ट. So guys, now we go ahead with the understanding of free body diagram and the basic fundamentals which we can use to draw a free body diagram. तो ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले यू आर गोइंग टू ड्रॉ वेट ऑफ द बॉडी विच विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड. आई रिपीट, इट विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड. सो mg और यू कैन राइट w, द वेट ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड इररिस्पेक्टिव के बॉडी किस तरह से ओरिएंटेड है, whether it is kept on a horizontal surface, kept on an inclined surface, attached to a wall, any orientation, the weight will always act vertically downwards. That's the first rule. So सबसे पहले weight draw करना. Okay. Second case, you have to go for the normal reaction. Yes, normal reaction जब कभी भी कोई body किसी भी surface पे होगा तो normal reaction होना ही चाहिए. Remember, if there is a contact, there is an action, and if there is an action, there has to be a reaction. So normal reaction जब भी कोई body surface के contact में होगा तो normal reaction होगा ही, and it will always be perpendicular and away from the surface. Please remember, perpendicular and away from the surface. यानी अगर horizontal surface रहा तो normal reaction vertically upward रहेगा. अगर inclined surface रहा तो ये perpendicular to that incline but away रहेगा. अगर वर्टिकल वॉल रहा जिसके ऊपर बॉडी रखा है तो ये हॉरिजॉन्टल एंड अवे रहेगा, बट इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द सर्फेस. अब ध्यान से देखो कि क्या तुम्हारा जो वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है क्या वो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर है, यानी 180 डिग्री बना रहा है एक दूसरे के साथ, या 90 डिग्री बना रहा है, या कोई और एंगल बना रहा है. अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो उन दोनों में से किसी को भी कुछ मत करो, वैसे ही रहने दो. अगर वो 180 डिग्री भी बना रहा है तो भी कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो. बट अगर कोई और एंगल बना रहा है तो तुम्हें जनरली 90% ऑफ द टाइम वेट को रिजॉल्व करना चाहिए. यस, वेट को रिजॉल्व करना चाहिए एज कॉस थीटा एंड साइन थीटा कंपोनेंट्स. ठीक है, तो वेट को रिजॉल्व जनरली 90% ऑफ द टाइम करना पड़ेगा और 10% ऑफ द टाइम नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना पड़ेगा. अब ये इसमें से कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किसे रिजॉल्व करना चाहिए, वो एक्चुअली में डिपेंड करता है बाकी फोर्सेस के बेस पर. अगर बाकी सारे फोर्सेस समझ लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही है तो ऐसे रिजॉल्व करो कि mg या नॉर्मल रिएक्शन में से जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ना हो वो उसको रिजॉल्व करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना लो. बट अगर बाकी सारे फोर्सेस खुद सरफेस से पैरेलल और सरफेस से परपेंडिकुलर है तो तुम उस हिसाब से रिजॉल्व करो mg या नॉर्मल रिएक्शन को जो सरफेस से पैरेलल या परपेंडिकुलर ना हो. अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ. ट्राई करके उस फोर्स को रिजॉल्व करो जो सरफेस से ना परपेंडिकुलर हो ना पैरेलल. ओके, सबसे पहले ये कोशिश करो, यानी 90% ऑफ द टाइम वेट को रिजॉल्व करो, 90% ऑफ टाइम वो मैनेज हो जाएगा. ठीक है, सो सरफेस से पैरेलल और सरफेस से परपेंडिकुलर, इस तरह से वेट और mg को लेके आ जाओ.
वंस दैट इज डन, दिस 2 फोर्सेस आर डन, अब चेक करो क्या क्या फोर्सेस और हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो चेक फॉर अप्लाइड फोर्स, क्या कोई अप्लाइड फोर्स है, क्या हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है, क्या क्वेश्चन में कहीं मेंशन है, अगर है तो उसे ड्रॉ करो। अगर वो सरफेस से पैरेलल या सरफेस से परपेंडिकुलर है तो नथिंग टू बी डन, बट अगर वो सरफेस से इंक्लाइंड है then you have to again resolve that force and make the 2 components parallel and perpendicular with the surface. Please remember surface हमारा reference है, इसलिए हम चीज हर force का value surface के हिसाब से decide कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देन अगर applied force है तो वो आ जाएगा, या फिर दूसरा, क्या कोई और बॉडी कांटेक्ट में है, अगर है तो उसका रिएक्शन फोर्स भी आएगा, बिकॉज व्हेन द 2 बॉडीज आर इन कांटेक्ट उसका रिएक्शन फोर्स या एक्शन फोर्स भी होता है। तो प्लीज रिमेंबर, अगर वो जो बॉडी कांटेक्ट में है वो कहाँ पे है वो चेक करो। अगर वो उसके राइट साइड में है तो रिएक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो रिएक्शन फोर्स राइट डायरेक्शन में आएगा, अगर वो उसके ऊपर है तो रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ आएगा, अगर वो नीचे है तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। ओके, सो डिपेंड करेगा कि वो बॉडी कहाँ पे है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा रिएक्शन फोर्स आएगा। चौथी चीज, यू कैन ऑल्सो हैव द समथिंग लाइक व्हाट वी से थ्रेड कनेक्टेड टू इट और वायर कनेक्टेड टू द बॉडी। जैसे ही वायर कनेक्टेड होगा तो समझ जाना देयर इज अ फोर्स कॉल्ड एज टेंशन एक्टिंग ऑन द बॉडी, और टेंशन के केस में जिस डायरेक्शन में भी वायर है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। So if the wire is on the right side, then the tension will be on the right side. If the wire is on the left side, the tension will be on the left side. If the wire is on above, then the tension is above. Generally wire नीचे होगा नहीं, because wire cannot bear the weight on itself, है ना, wire bend हो जाता है। तो जनरली तो वायर नीचे नहीं होगा, बट ऐसे कोई केस आ सकता है जहाँ पे बॉडी ऊपर जा रहा हो और वायर उसे पकड़ के रखा हो। तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द वायर नीचे है तो टेंशन नीचे है, तो देयर विल बी टेंशन ऑल्सो। तो अगर तुमने अब तक समझा है तो देयर इज फर्स्ट थिंग इज वेट अलॉन्ग विद दैट नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड, यू गो लाइक इसका रिजोल्यूशन करने के बाद यू गो फॉर द अप्लाइड फोर्स टू चेक अप्लाइड फोर्स है या नहीं, देन टू चेक टेंशन है या नहीं, एंड देन टू चेक रिएक्शन फ्रॉम द अदर बॉडीज है या नहीं। इतनी चीजें करने के बाद जनरली यू आर डन विद द ऑल द फोर्सेस। अब एक ही फोर्स बचता है, वो है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली टेंजेंशियल होगा बिटवीन द 2 सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, बट इंपॉर्टेंट है चेक करना कि क्या कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द 2 सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। अगर हाँ, तो उस रिलेटिव मोशन के वजह से जो मोशन होगा किसी बॉडी का, उसे अपोज करते हुए फ्रिक्शन का फोर्स होगा। यानी अगर एक सरफेस है, उस पर एक बॉडी रखा हुआ है इंक्लाइन डायरेक्शन में, तो वो सरफेस पे वो नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे वाला सरफेस तो मूव नहीं कर रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड। सो रिलेटिव मोशन डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन होगा अपवर्ड। अब इसी जगह पे अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है और बॉडी टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, then I can say with respect to surface the body is moving towards right, so relative motion is towards right, यानी friction must be towards left. So इस तरह से तुम्हें ध्यान से सोचना है कि relative motion किस तरफ है, उसके opposite direction में तुम्हारा motion friction force आएगा। ओके, अब ये सारी चीजें ड्रॉ करने के बाद तुम्हें लास्ट एक चीज जज करनी है क्वेश्चन में कि क्या वो बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, या क्या वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, या क्या वो स्टैटिक है और मूव नहीं कर रहा है। अब ये केसेस डिटरमाइन करने के क्वेश्चन में डेटा के बेसिस पर ही तुम डिटरमाइन कर सकते हो, इसका कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। बट देयर आर 3 केसेस पॉसिबल। बॉडी इज डायरेक्टली एट रेस्ट, ओके, इट्स नॉट मूविंग एंड इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू मूव ऑल्सो। दूसरा, इट इज जस्ट गोइंग टू मूव, एंड तीसरा, इट इज ऑलरेडी मूविंग। अब मूविंग में भी 2 केसेस हैं, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और मूविंग विथ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टोटल 4 केसेस हो गए। तो मैं एक एक केस के बारे में बताते जा रहा हूँ। पहला केस, नॉट मूविंग एट ऑल। इन दैट सिचुएशन हम ये बोल सकते हैं कि जो भी अप्लाइड फोर्स है या जो भी फोर्स उस बॉडी को मूव करवा रहा था, वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, इसीलिए वो बॉडी मूव नहीं करवा पा रहा है। ओके, तो इन दैट सिनेरियो फ्रिक्शन जो उस बॉडी पे एक्ट करेगा विल नॉट बी द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, इंस्टेड इट विल बी जस्ट इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। क्योंकि अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, तो फ्रिक्शन उतना ही फोर्स देगा जितने की जरूरत है।
तो अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एट दैट इंस्टेंट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. ओके. सेकेंड केस, जस्ट मूविंग वाला केस. जस्ट मूविंग तभी हो सकता है जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से इक्वल हो, यानी उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है उन दो सरफेसेस पे वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है एंड बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है. तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, यानी इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, नॉर्मल रिएक्शन. यस. तीसरा केस, द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. In this situation also I can say the forces are balanced, because of that we have uniform velocity, but this time the friction is a kinetic friction. That's why now here you can say the applied force is equal to the kinetic friction force. You don't have to say maximum because kinetic friction force is a constant, it does not change in value. Correct. अब last आएगा मूविंग विथ एक्सेलरेशन. इन दिस सिचुएशन हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से भी ज़्यादा है. ओके. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से भी ज़्यादा है. इन दैट सिचुएशन वी कैन डेफिनेटली से द अप्लाइड फोर्स माइनस द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ma, बिकॉज द मोशन, देयर इज अ मोशन ऑफ द बॉडी विच इज टूवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स. ओके. तो ये चार केसेस अच्छे से ध्यान में याद रखना. फ्री बॉडी ड्रॉ करते वक्त ये जज करना कि हमारा बॉडी किस स्टेज पे है. नॉट मूविंग, जस्ट मूविंग, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और मूविंग विथ एक्सेलरेशन. ओके. ये चार केसेस पे तुम्हें जज करना होगा. स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन भी स्टैटिक की वैल्यू चेंज होगी या मैक्सिमम रहेगी, काइनेटिक की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू एक ही रहेगी, लेकिन क्या वो काफ़ी होगी या नहीं होगी. अगर वो काफ़ी होगी तो वो जस्ट इक्वल होंगे, और अगर काफ़ी नहीं होगी तो फोर्स माइनस द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू सर्टन, यू कैन से नथिंग बट द MA और जनरल नेट फोर्स. ओके गाइस, सो आई होप you understood each and every parameter, each and everything about the elasticity thing also as well as the friction. So यहाँ पे हम कह सकते हैं mechanical properties of matter, your solids ख़त्म होता है. आई होप यू लाइक द लेक्चर. तुम्हें सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझी भी है. तो गाइज अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल नोटिफिकेशन, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तुम्हें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. करेक्ट. और गाइज कमेंट, बहुत सारे कमेंट चाहिए मुझे, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स और नॉट. तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं, तुम्हें किसी चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ के वीडियो की ज़रूरत है, यू कैन कमेंट मी एनीथिंग सो दैट आई कैन गिव यू रिप्लाई ऑन दैट एंड आई कैन एक्ट accordingly so that I can benefit you through this channel. Okay, so I hope everything is going fine, you all are doing well, so all the very best, keep working hard. Thank you and bye bye.